हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए 8 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सुझाव देना है तो ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले यदि आपको फॉलो करना है तो आप इस लिंक पर जाके फॉलो कर सकते हैं हमें। करंट अफेयर्स के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक्चुअली हुआ क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के इतिहास में अभी तक आज़ादी के बाद से पहला गोल्ड आया है। कौन लेके आए हैं? तो नीरज चोपड़ा ये गोल्ड जीत गए हैं। ठीक है, ये भाला फेंकते हैं। इन्होंने 87.58 के मीटर में इन्होंने भाला फेंका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इनको गोल्ड मिल गया तो आप इसको टीवी पे आप रोज़ ही आप नीरज चोपड़ा को देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो लगभग कल तक 65 था, लेकिन आज ये 47 हो गया है, जिसमें से भारत को टोटल 7 मेडल मिले हैं। 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। उसी प्रकार से चाइना पहले नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, भारत जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 नंबर पे है। ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये भाला फेंकते हैं। चलिए अब हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहले हम कल का रिविज़न कर लें। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दी है? तो दिसंबर 2023 से आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्टि भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। ठीक है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डैम रिहेबिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 250 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो समग्र शिक्षा योजना। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्न में से किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो कहाँ पे किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, सीमा सड़क संगठन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बेंगलुरु के साथ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है? तो वह है पहला, भारत का यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रांत है। उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? तो 41 वर्ष बाद मेडल जीता है। किसको हराया है? तो जर्मनी को हराया है। ठीक है, चलिए अब हम आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? ठीक है, किसने किया है? भारतीय मौसम विभाग। आंसर है इसका डी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। भारतीय मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। यह कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो है ना, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कब बारिश होगा, कब सूखा पड़ सकता है, कितना बारिश होगा, किसानों को सारा ज्ञान इस पर मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1875 में, भारत सरकार ने किया है इसे। ये किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में आता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहपात्रा है। इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कहाँ कहाँ? चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में। ठीक है, ये इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये किस सैटेलाइट के मदद से जो है ये अपनी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सैटेलाइट के नाम क्या क्या हैं? कल्पना फर्स्ट, मेगा ट्रॉपिक, IRS सीरीज़ और इनसाइट सीरीज़। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आया। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। MotoGP इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है, आंसर है जॉन अब्राहम। आंसर है इसका बी। आप इनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी MotoGP के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है।
जॉन खुद भी MotoGP के एक बड़े फ़ैन रहे हैं और वह अब यूरो स्पोर्ट के कैंपेन के जरिए भारत में बड़ी संख्या में दर्शकों तक MotoGP का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यह MotoGP की रेस है जो कि एक रोड सर्किट में होती है, एक सर्किट बना दिया जाता है, उसी सर्किट में यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो चलाना होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा MotoGP के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है MotoGP, ये वर्ल्ड वाइड MotoGP मोटरसाइकिल का रेस होता है जो कि एक रोड सर्किट पे होता है। और ये कौन सैंक्शन करता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल दे मोटरसाइकिलिज्म, FIM। ठीक है, इंडिया में इसे कौन ब्रॉडकास्ट करता है? तो यूरो स्पोर्ट जो चैनल है ये इसे ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो यह है अमेरिका चीन की वजह से चाइना की वजह से ताइवान को हथियार देना अब स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच में बहुत तनाव हो गया है। इसका हम देख लेते हैं। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने ताइवान को $750 अरब के हथियार समझौते की मंजूरी दे दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब चीन और ताइवान के बीच में बहुत बड़ा तनाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ताइवान के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ताइवान को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, चाइना को हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और ताइवान को हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। इससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनेंगे तब। ठीक है, चलिए ताइवान की कैपिटल की बात करें तो ताइपे सिटी है। प्रेसिडेंट इसके साई जिंग वैन है। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका मैंडरिन चाइनीज़ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपको पता है कि उस समय जापान ने चाइना पे इन्वेड किया था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद क्योंकि जापान हार गया था तो उसके बाद ऐसा आ गया था कि चाइना में कौन रूल करेगा। तो उस समय दो तरीके की पावर सेंटर्स थी। एक थी चाइना नेशनलिस्ट थे जो कि कुमिंगतांग पार्टी के थे जिसके डायरेक्टर जनरल थे चैंग काई शेक, और दूसरी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिससे माओ जेडोंग इसे चला रहे थे। ठीक है, और दोनों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में और चाइनीज़ नेशनलिस्ट के बीच में यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें से ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी ये जीत गए। ठीक है, ये जीत गए और ये जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट कुमिंगतांग थे ये हार गए, और ये जो चांग काई शेक थे और इनके जो समर्थक थे ये चले गए ताइवान में बस गए। और जब ये ताइवान में बस गए तो अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहने लगे, इसलिए इनको अपने आप को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जीत गए तो इन्होंने अपने कम्युनिज्म का और अपने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट किया 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, और ये अपने आप को कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब आपको यहाँ पे आप समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैप देख सकते हैं आप, ये है साउथ चाइना सी जो कि अक्सर विवाद में रहता है। इधर ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है, यह है ताइवान और यह है चाइना। ठीक है, प्लस आप देख सकते हैं यह है म्यांमार, यह है थाईलैंड, ये आप देखिए यह है लाओस और यह है कंबोडिया। एग्जाम में एक बार पूछा था कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो समुद्र को टच नहीं करता है। ठीक है, ओशन को टच नहीं करता, तो यह है लाओस। ठीक है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके बाद ये है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिलीपींस में यहाँ पे एक है मनीला, जो कि मनीला में आपको पता है कि वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है। चलिए हम अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो जनरल सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, जो मिलिट्री चेयरमैन एक ही आदमी होता है, वो शी जिनपिंग। राजधानी बीजिंग है, लार्जेस्ट सिटी संघाई है। वहाँ की संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं, करेंसी रेनमिनबी है। अगर हम यूएसए की बात करें तो देख सकते हैं आप यूएसए में दो तरीके की पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेट एक रिपब्लिकन। डेमोक्रेट की जो चुनाव चिन्ह है वो टंकी यानी कि गधा, रिपब्लिकन का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। ठीक है, याद करने का तरीका है, यह है डी और ये भी है डी। ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि डंकी। चलिए इतना आपको याद हो गया। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट। ठीक है, वहाँ की संसद को बोलते हैं कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद मैंने और कई सारी इंफॉर्मेशन दी थी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के लिए किया गया है? उत्तराखंड में किया है। उत्तराखंड के लिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। यह मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। राजधानी देहरादून विंटर में, गैरसैंण समर में, जुडिशल सीट नैनीताल है जहाँ पे जज बैठते हैं। लार्जेस्ट सिटी देहरादून है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह हैं। स्पीकर कौन है असेंबली के? वहाँ की विधानसभा के प्रेमचंद अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा सीट टोटल 70 है, राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 5 है। आपको याद करने का तरीका आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड और दिल्ली की विधानसभा सीट बराबर है, यहाँ भी 70 है और दिल्ली में भी बराबर 70 है। ठीक है, चलिए अगर हम और उत्तराखंड के बारे में देखें तो उत्तराखंड का फेमस फेस्टिवल 5 ऐसे फेस्टिवल हैं जैसे कुंभ मेला, रामलीला, रामायण, वैदिक के जो श्लोक्स हैं और योगा। ये पांचों जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? टेंजिबल होता है जिसे हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं ये पांचों। ठीक है, उसके अलावा रिवर्स अगर देखें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, काली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं वहाँ की। उसके बाद अगर हम देखें अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, अल्मोड़ा, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी पार्क। ठीक है, कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चपेली। अगर वहाँ का नेशनल पार्क की बात करी जाए तो नेशनल पार्क वहाँ पे देख लीजिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, फेमस डैम की अगर बात करें तेहरी डैम भागीरथी नदी पे बना है, धौलीगंगा डैम धौलीगंगा नदी पे बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैम के बारे में। उसके बाद अगर हम देखें उत्तराखंड का मैप देख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे उत्तराखंड का मैप है। ये पिथौरागढ़ है, ये उत्तरकाशी है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए क्या ये जो उत्तराखंड है ये हरियाणा से टच होता है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, कितने प्रतिशत को बढ़ने के लिए? तो ये 66%। आंसर है इसका डी। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की कैबिनेट ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के लिए कही गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। राजधानी नई दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट 11, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जो कि IAS अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के हैं। विधानसभा सीट टोटल 70 है, राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 7 है। किसने स्थापना करी थी? आनंद पाल तोमर ने करी थी। दिल्ली ने कई सारे फेमस स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट किया है जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद दिल्ली का मैप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर नई दिल्ली है, इधर सादरा है, इधर प्रीति विहार है, या इधर दरियागंज है। इधर सारा दिल्ली का मैप है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया है? ठीक है, तो किस जवाहर सरकार किस पार्टी के हैं? तो वो है TMC पार्टी के। तो आंसर इसका डी। ठीक है, आंसर इसका डी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी हैं। इस वर्ष की शुरुआत में TMC के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। उनके जगह जवाहर सरकार को चुना गया है। ठीक है, यदि हम राज्यसभा के बारे में बात कर लें तो राज्यसभा के बारे में आप देख सकते हैं, इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, याद रखना आप। राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, चेयरमैन वेंकैया नायडू हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश नारायण सिंह हैं, सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा जो कि IAS अधिकारी हैं, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल हैं, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन को आनंद शर्मा, वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको पता है कि राज्यसभा में टोटल 250 सीटें, जिसमें से 233 सीटें राज्य और केंद्र शासित राज्य से आते हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। किस किस क्षेत्र से आते हैं? तो 4 क्षेत्र से आते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा।
4 क्षेत्र है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा लोकसभा के बारे में, तो राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां कम हैं लोकसभा से। किस किस क्षेत्र में? तो मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है, ठीक है। इसका प्रस्ताव हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर लोकसभा ने मनी बिल पास कर दिया तो राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती, इसको पास करना अनिवार्य है, ठीक है, 14 दिन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया यानी कि सरकार गिर जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसलिए लोकसभा को वहाँ पे थोड़ा सा मेजोरिटी मिल जाती है और बिल आसानी से पास हो जाता है। इसलिए भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार ऐसे ज्वाइंट सीटिंग की गई। आपको याद रखना है, 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम पोटा कहते हैं, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है। जैसे कि अगर राज्यों के लिए कोई कानून बनाना है तो उसे राज्यसभा ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को, तब जाके संसद जो है कानून बनाती है। उसके अलावा संसद कानून नहीं बना सकती है जब तक राज्यसभा उसे ऑथराइज ना करे, ठीक है। उसके बाद ये टोटल 5 ऐसे कंडीशंस हैं। एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वो 4 कंडीशन कौन कौन से हैं जिसमें पार्लियामेंट को ऑथराइज मिल जाता है कि वो स्टेट के लिए कानून बना सकती है। उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा, अगर आपको पता है कि एक है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा IFS, ठीक है। ये जो IFS, IAPS और IAS है, ये 3 सेवा, अगर हमें चौथा सेवा बनाना है, वो कुछ भी बन सकता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही बनाएगी, लोकसभा नहीं बना सकती है। राज्यसभा संसद को ऑथराइज करती है, तभी जाके वहाँ पे संसद इस पर कानून बनाता है, एक नया सर्विस बनकर तैयार हो जाता है। राज्यसभा के परमिशन के बिना एक नया सर्विसेज नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए, लेखिका पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका थी? ठीक है, तो आंसर इसका डी, डोगरी भाषा की थी। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डोगरी भाषा के प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री थी। उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। उनके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। पद्मा सचदेवा को 2001 में पद्मश्री और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए, आगे हम देख लेते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, मालदीव शैली की, ठीक है, मालदीव स्टाइल की वाटर विला स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में किया जा रहा है, ठीक है। अब लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। यह विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। यदि हम लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो आपको पता है कि लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी इसके कवराती है। एडमिनिस्ट्रेटर देखिए, जैसे कि दिल्ली में इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं ना, सेम उसी प्रकार से वहाँ पे LG नहीं कहते, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। काम उनका वही है। प्रफुल्ल कोड़ा पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल कोड़ा पटेल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वहाँ के जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल हैं, जो कि NCP पार्टी के हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लक्षद्वीप के बारे में, जैसे कि आपको एग्जाम में आता होगा, जैसे कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या है? तो ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। ये है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या है? ये देखिए, मिनिकॉय और मिन जो लक्षद्वीप है उसको अलग करता है, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ये है 9 डिग्री चैनल। और जो 8 डिग्री चैनल है वो ये जो मालदीव है, मालदीव को और इंडिया का जो लक्षद्वीप है उसे अलग करता है। यानी कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो अलग करता है वो है 8 डिग्री चैनल। आपके एग्जाम में पूछ लेता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लक्षद्वीप के कुछ मैप है। इधर केरला है और ये पूरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के कई सारे आइलैंड हैं, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड हैं यहाँ पे, इनके कई सारे नाम है। यह कवराती है। चलिए, अब आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको आंसर बता दूं कल वाला। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण कोशिका के अंदर किसका निर्माण होता है? तो वह ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि एनर्जी, एक उससे पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा रोग एलर्जी के कारण होता है? तो आंसर है इसका अस्थमा। अस्थमा जो है वो एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है।
प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर के तौर पर हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो बताइए, इसका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।